हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। अच्छे से चल रही होगी आप सभी की तैयारी। तो हमारा टॉपिक चल रहा था अकार्बनिक रसायन विज्ञान चल रही थी अपने, जिसमें अपने टॉपिक चला था धातु। धातु हमने कंप्लीट कर लिया था। आज आपने नया टॉपिक स्टार्ट किया है। वैसे आवर्त सारणी का ही है ये, लेकिन टॉपिक का नाम है अधातु। आज हम बात करेंगे नॉन मेटल के बारे में। इसके बारे में, नॉन मेटल के बारे में। अधातु क्या होते हैं इसका बेसिक हम कर चुके हैं पीछे, जब हमने धातु जब टॉपिक स्टार्ट किया था उससे में इसमें हम कर चुके हैं, लेकिन जो भी हल्की फुल्की बातें हैं वो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो अधातु या नॉन मेटल, तो सीधी सी बात है, अधातु क्या होते हैं? विद्युत और ऊष्मा के कुचालक। ये बच्चों वाली बातें आपको पता ही है, विद्युत ऊष्मा के कुचालक। ये एग्जाम में नहीं पूछता कि ऊष्मा के सुचालक होते हैं, कुचालक होते हैं, क्योंकि ये पता है बच्चों को, ये एग्जाम में नहीं आते। डायरेक्ट अब क्वेश्चन कहां से आते हैं? इन चीजों से क्वेश्चन नहीं आते। हल्की फुल्की बातें अब नहीं पूछता एग्जामिनर, क्योंकि इनको पता है, ये तो बच्चों को पता ही है। वे तत्व जो धातु की तरह व्यवहार नहीं करते। तो सीधी सी बात है, जो काम धातु करते हैं ना वो काम अधातु नहीं करते। जो काम धातु करते हैं वो काम अधातु नहीं करते। ठीक है, तो धातु की तरह व्यवहार नहीं करते, कोई खास बात नहीं है। आवर्त सारणी में सभी अधातु दाईं तरफ होते हैं। चलो ये इंपॉर्टेंट है, आवर्त सारणी याद करो आप थोड़ा सा, मैं रफली बनाता हूं। है ना, कुछ इस प्रकार से थी अपनी आवर्त सारणी। एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, है ना। तो दाईं तरफ का मतलब कितना? ये साइड होती है बाईं साइड, आपको करवाया था, ये होती है दाईं साइड। तो ये जो होती है ये अधातुएं हैं, वो दाईं साइड होती हैं आवर्त सारणी के। कौन सी? राइट साइड। ठीक है, ये थोड़ा सा पूछ सकता है कि जो आवर्त सारणी में अधातु, धातु नहीं अभी, अधातु दाईं तरफ होती है। कहां पर होती है? दाईं तरफ। इंपॉर्टेंट लगा लेना। पूछ सकता है कि आवर्त सारणी में धातुएं कहां पर पाई जाती हैं, तो आप कह दोगे कि आवर्त सारणी में अधातुएं होती हैं वो दाईं तरफ होती हैं। ठीक है, अगली बात, ब्रोमीन, द्रवीय अवस्था में पाया जाने वाला अधातु। देखो, धातु मुख्यतः क्या होते हैं? जो धातु थे वो मुख्यतः क्या होते हैं? ठोस होते हैं। लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन था, कौन? पारा, जो कि द्रवीय अवस्था में पाया जाता है। तो अगर पूछ ले कि द्रवीय अवस्था में पाया जाने वाला धातु, तो आप कह दोगे पारा। लेकिन हम पढ़ रहे हैं अधातु, तो ये पूछ सकता है कि कोई ऐसी अधातु भी होगी जो द्रवीय अवस्था में पाई जाएगी, तो आप कह दोगे ब्रोमीन। इसको Br से लिखते हैं, ब्रोमीन। और ये 17वें वर्ग का तत्व होता है। कौन से वर्ग का? 17वें वर्ग का तत्व। और 17वें वर्ग को कहा जाता है प्यारे बच्चों हैलोजन। क्या कहा जाता है? हैलोजन। क्या कहा जाता है? हैलोजन। याद रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पहला तो यही बनता है कि द्रवीय अवस्था में पाई जाने वाली अधातु ब्रोमीन Br से लिखते हैं, 17वें वर्ग का तत्व होता है और इसे बोलते हैं हैलोजन। हैलोजन 17वें वर्ग को क्या बोलते हैं? हैलोजन बोलते हैं। याद रखना है, हैलोजन को वैसे जब अपने 11th 12th में पढ़ते हैं ना, तो इसको एक्स से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? एक्स से भी लिखते हैं। तो दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं, द्रवीय अवस्था में पाई जाने वाली अधातु Br, ब्रोमीन, 17वें वर्ग का तत्व हैलोजन, और इसे एक्स से लिखते हैं। एक क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो द्रव्य अवस्था में होगी, लेकिन अवस्थाएं तो 3 होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। अब पूछ ले कि ठोस, तो अब सीधी सी बात है, इसमें कोई खास बात नहीं है। ठोस अधातु कौन कौन सी होती हैं? तो ठोस अधातु होती हैं आपकी कार्बन। कौन? कार्बन। फिर उसके बाद में सल्फर। ये अगर आप हाथ से लिखोगे ना इस तरह से जैसे मैं लिख रहा हूं, तो आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको चीजें याद होंगी, देखने से कुछ नहीं होगा। फास्फोरस, फास्फोरस। फिर आयोडीन। ध्यान रहे, आयोडीन भी 17वें वर्ग का तत्व है। हैलोजन वर्ग का तत्व भी क्या है आपका? आई से आयोडीन। ये भी थोड़ा सा दिमाग में अटका लेना। ठीक है, तो आपको एक चीज और कंफर्म हो रही होगी कि ये ब्रोमीन है जो पी ब्लॉक के तत्व हैं। कौन सा? पी ब्लॉक का। कौन से ब्लॉक का तत्व है?
पी ब्लॉक का। अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका होता है P5, यानी कि P में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन खाली, इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। P में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। ठीक है। और गैसीय अवस्था में देखें तो गैसीय अवस्था में आपकी होती है हाइड्रोजन H2, नाइट्रोजन N2, O2 ऑक्सीजन, Cl2 क्लोरीन। तो क्लोरीन कैसा होता है? क्लोरीन भी आपका हैलोजन होता है। क्लोरीन भी कैसा होता है आपका? हैलोजन। तो क्लोरीन ठोस, आयोडीन गैस, ब्रोमीन द्रव। याद हुआ? तीनों क्या है? अधातु हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन गैसीय अवस्था, ब्रोमीन द्रव्य अवस्था, आयोडीन ठोस अवस्था। क्लियर? तीनों के तीनों हैलोजन, 17वें वर्ग के तत्व, अंतिम पी कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले धातु की अपनी बात करते हैं, अधातु की बात करते हैं, हाइड्रोजन। ये थोड़ा सा हाइड्रोजन को 2 क्लासों में पूरा करेंगे भाई, क्योंकि काफी लेंथी और काफी इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, तो इतनी बातों का आप स्क्रीनशॉट लो और इस पूरे का स्क्रीनशॉट लो ताकि आपको बाद में दिक्कत न आए। ठीक है, कोई किसी को परेशानी हो तो अभी पूछ लो, कमेंट सेक्शन में बता दिया जाएगा। मुझे नहीं लगता कोई परेशानी होगी, क्योंकि इसमें अभी परेशानी वाली कोई बात आई नहीं है। अगर लगातार आप क्लासेस देख रहे हो तो आपको परेशानी होगी भी नहीं। तो हाइड्रोजन को लिखते हैं H से। किससे लिखते हैं? H से। ये यहां पर, ये देखो मैं दोबारा लिख रहा हूं H1। यहां पर हमेशा लिखा जाता है नीचे परमाणु क्रमांक। क्या लिखा जाता है? परमाणु क्रमांक। दूसरा यहां पर लिखा जाता है, ऊपर यहां पर भी 1 लिखा होता है, तो यहां पर होता है परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहां पर परमाणु द्रव्यमान, यहां पर परमाणु क्रमांक, और ये होता है आपका परमाणु का प्रतीक। क्या होता है? परमाणु का प्रतीक होता है कि किससे उसे लिखा जाएगा। पूरा हाइड्रोजन तो नहीं लिख सकते अवर सारणी में, अवर सारणी बहुत बड़ी हो जाएगी तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो प्रतीक इस तरह से लिखा जाता है। ये छोटी छोटी बातें आपको भी ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो हाइड्रोजन एक, ऊपर भी एक, और इसे बोलते हैं हाइड्रोजन। पहली बात, तो हाइड्रोजन की क्या खास बात है कि आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है ये। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व कौन है? हाइड्रोजन। क्यों है? क्योंकि इनके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, बेचारे के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो सबसे पहला तत्व इसे ही माना जाता है। दूसरा, अन्य सभी तत्वों से हल्का। सभी तत्वों से हल्का है, क्यों? एक इलेक्ट्रॉन है। परमाणु द्रव्यमान भी एक ही है। परमाणु द्रव्यमान, वैसे परमाणु द्रव्यमान नहीं होता, ये परमाणु द्रव्यमान संख्या होती है। परमाणु द्रव्यमान संख्या। ठीक है, तो परमाणु द्रव्यमान संख्या भी कितनी है? एक ही है। तो सबसे हल्का तत्व यही होता है। हर बात इसकी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1, क्योंकि सबसे पहला कक्षक s। तो हाइड्रोजन कौन से ब्लॉक का सदस्य है? s ब्लॉक। कौन से ब्लॉक का सदस्य है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन s ब्लॉक का सदस्य है। वो भी कौन से? s1 का, 1s का या 1s का। ठीक है, 1s का सदस्य है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास? एक ही है। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन आप बोक्स में भरोगे ना तो आपको इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा इसमें, बस क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास। ठीक है, वर्ग एक, पिछली क्लास में बताया था ना, हीना लीना ने कहा रूबी से फ्रेंड। तो वर्ग कौन सा इसका होता है? पहला ही इसका वर्ग होता है। एस ब्लॉक का तत्व है। सारी की सारी बातें आपको पता है। आवर्त सारणी में इसका स्थान अनिश्चित होता है। इसका वैसे स्थान फिक्स नहीं है, इसे एस ब्लॉक में रखा जरूर जाता है, लेकिन इसका स्थान होता है वो निर्धारित नहीं होता। इसका जो स्थान होता है वो निर्धारित नहीं है, अभी अनिश्चित है इसका स्थान। किसका? हाइड्रोजन का। इसी वजह से इसे अवारा तत्व भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवारा तत्व। अवारा तत्व भी इसे कहा जाता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। कैसा तत्व कहा जाता है इसे? अवारा तत्व भी कहा जाता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी तत्वों में इसका 9वां स्थान है। पृथ्वी पर जितने भी तत्व पाए जा रहे हैं उसमें 9वां स्थान किसका है? उसमें 9वां स्थान आपके हाइड्रोजन का है। कितना स्थान है? 9वां स्थान किसका है? हाइड्रोजन का। पृथ्वी पर जितने भी तत्व पाए जा रहे हैं उसमें 9वां स्थान किसका है? 9वां स्थान आपके हाइड्रोजन का 9वां स्थान माना जाता है। ठीक है, इतनी बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। आगे देखते हैं। भविष्य का ईंधन कहते हैं इसे। ये इंपॉर्टेंट लगा लो भाई,
वैसे तो सारी बातें ही इंपॉर्टेंट है। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? तो भविष्य के ईंधन को के रूप में भी किसे जाना जाता है? हाइड्रोजन को जाना जाता है। रीजन क्या है इसका? क्योंकि हाइड्रोजन बहुत मात्रा में है, पहली बात। यहां पर मैं आपके साथ एक चीज और कनेक्ट करना चाहूंगा, थोड़ी सी मैं यहां पर फिजिक्स ऐड करना चाहूंगा। वैसे तो नहीं करनी चाहिए लेकिन कर लेते हैं थोड़ी सी। देखो, आपने सूर्य को चमकते हुए देखा होगा, सूर्य को चमकते हुए देखा होगा, तो सूर्य का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। तो ये मान लीजिए आपके सूर्य है, तो सूर्य में क्या होता है? हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक, ये हाइड्रोजन परमाणु, ये हाइड्रोजन परमाणु, इन दोनों के जो नाभिक होते हैं, ये दोनों आपस में क्या करते हैं? जुड़ते हैं और एक नाभिक बनाते हैं, जिससे का नाभिक होता है हीलियम का नाभिक। क्या बनाते हैं? हीलियम का नाभिक। दो हाइड्रोजन के परमाणु के नाभिक जुड़कर एक हीलियम का नाभिक बनाते हैं। अब ये जब दोनों जुड़ते हैं ना, तो बहुत ज्यादा ऊर्जा उत्सर्जित होती है। क्या होती है? ऊर्जा उत्सर्जित होती है, ऊष्मा ऊर्जा उत्सर्जित होती है, और इस अभिक्रिया को बोलते हैं नाभिकीय संलयन। यानी कि नाभिक का जुड़ना क्या कहलाता है? नाभिकीय संलयन। पूछा गया क्वेश्चन है कि सूर्य में कौन सी नाभिकीय अभिक्रिया होती है, सूर्य के अंदर कौन सी नाभिकीय अभिक्रिया होती है? तो आप कह दोगे कि सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। अब आप देख लो कि सूर्य लाखों करोड़ों वर्ष से चमक रहा है ना, तो उसके अंदर हाइड्रोजन कितनी मात्रा में होगी? अभी तक खत्म नहीं हो रही, और अभी भी हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों वर्षों तक ये चमकेगा। ठीक है, तो भविष्य का ईंधन मानते हैं क्योंकि इससे ऊर्जा निकलती है और इसे हम प्राप्त भी कर सकते हैं, इसलिए इसे भविष्य का। अब आपको पता है पेट्रोल डीजल की शॉर्टेज धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक है, ई व्हीकल्स भी आ रहे हैं। ठीक है, तो अब जब ये चीजें हो जाएगी ना, तो धीरे धीरे हाइड्रोजन का उपयोग किया जाएगा। चलो आपको मैं एक चीज और बताता हूं इसी के साथ साथ। आपके पास बाइक होगी, गाड़ी होगी। चलो इससे ना बाइक गाड़ी से मुझे एक बात याद आ गई, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एक बार हम एग्जाम देने गए थे, तो शायद हाँ एनटीपीसी का एग्जाम था, तो वो मेरा वैसे क्लियर भी हुआ था। तो एग्जाम सेंटर पर पहुंचे, तो वहां पर आपको पता है चेकिंग होती है, एग्जाम सेंटर में चेकिंग होती है। तो वहां पर जो चेकिंग करने वाले इन्विजिलेटर होते हैं, वो हमें बोल रहे थे कि जेबें खाली करो, जेबें खाली करो, जेबें खाली करो। उनका मैं कहने का मतलब था भी कोई आपके पास कोई स्लिप है या कुछ मेटल की चीज है या कोई आपका पर्स है, तो वो बाहर निकाल के रखे हो। तो उन्होंने डायरेक्ट ऐसे तो बोला नहीं, और उन्होंने बोला जेबें खाली। हमने इस बात को थोड़ा फनी तरीके ले लिया। हमने उनको बोला कि सर जेबें खाली हैं तभी तो एग्जाम देने आए हैं, है ना सर, जेबें खाली हैं तभी तो एग्जाम देनी है। उसके बाद में दोबारा जब एंट्री हुई, दोबारा वहां से हम क्रॉस कर गए, दोबारा जब एंट्री हुई, तो वहां पर फिर वो पूछने लगे कि अगर किसी के पास गाड़ी की चाबी है तो निकाल दो। तो मैंने उनको बोला कि सर अगर हमारे पास गाड़ी की चाबी होती ना, तो हम ये फॉर्म ही नहीं भरते। अगर सर हमारे पास गाड़ी की चाबी होती ना, मतलब उनके कार का मतलब था उसे भी, अगर आपके पास कार की चाबी है, तो हमने उनको ये बोला कि सर हमारे पास गाड़ी की चाबी होती तो हम ये फॉर्म नहीं भरते। बड़ा उनको ऐसे लगा भी हाँ बात तो सही है, एनटीपीसी की फॉर्म भर रखे हैं बच्चों ने, 12th का शायद, हाँ 12th का था, 12th बेस पे था वो। तो उनको भी अजीब लगा, और बात भी सही है भाई, अगर हमारे पास गाड़ी की चाबी होती तो हम फॉर्म क्यों भरते, हम एग्जाम देने थोड़ी जाते, है ना। तो ये चीज होती है। तो धीरे धीरे अब आपने एक चीज और देखी होगी, जो आपके जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अंदर आप पढ़ते हो, रक्षा प्रौद्योगिकी के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और रक्षा प्रौद्योगिकी। जब मैंने आपको पढ़ाई थी तो वहां पर मैंने रॉकेट की बात की थी, है ना, जो रॉकेट लॉन्च होते हैं। तो अब ऐसे तो है नहीं भी रॉकेट सीधे ही ऊपर चले जाएंगे, उनको फ्यूल तो देना पड़ेगा ना, उनको फ्यूल तो देना पड़ेगा। तो उनको फ्यूल ये तो है नहीं भी कोयला उनके अंदर भर दो, पेट्रोल उनके अंदर भर दो, डीजल उनके अंदर भर दो, तो वो तो फिर इतना ज्यादा नहीं चल पाएंगे। तो उनके अंदर द्रव हाइड्रोजन प्रणोदक नहीं सॉरी फ्यूल के रूप में भरी जाती थी, द्रव हाइड्रोजन फ्यूल के रूप में भरी जाती थी, और उसी के आधार पर वो रॉकेट लॉन्च किए जाते। तो ईंधन के रूप में भी हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है, और इसीलिए इसे भविष्य का ईंधन भी बोलते हैं। जब फ्यूल अपना जो पृथ्वी पर फ्यूल है भी, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, डीजल है, तो ये अगर समाप्त हो जाएगा तो कभी ना कभी हाइड्रोजन का सहारा हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए इसे भविष्य का ईंधन भी बोलते हैं। बता दिया। इसमें नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है। चलो ये थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं एक चीज और इसमें, वैसे तो अभी इसे यहां पर बता ही दिया, चलो दोबारा फिर बता देते हैं। परमाणु होता है ना, उसके अंदर तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको ध्यान में रखनी है। मैं कोई भी एक सिंपल परमाणु बना रहा हूं, ये हाइड्रोजन का परमाणु है, तो इस परमाणु के अंदर होता है नाभिक।
नाभिक, ये नाभिक होता है, नाभिक जो आपका नाभिक होता है उस पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो इसके अंदर होते हैं प्रोटॉन, क्या होते हैं? पी से प्रोटॉन, और इसके बाहर इस तरह से होती हैं कक्षाएं। तो हाइड्रोजन की एक ही कक्षा होती है 1, और इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और इस इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। तीसरी चीज होती है परमाणु में न्यूट्रॉन, क्या होती है? न्यूट्रॉन। उसको लिखते हैं N से। किससे लिखते हैं? N से। तो न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, तो याद रखना है न्यूट्रॉन पर नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं, प्रोटॉन पर पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव। ये आपको याद रखने हैं, पूछा जा सकता है, यहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है? केवल एक प्रोटॉन होता है। क्या होता है? एक प्रोटॉन होता है। इसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, ये इसकी खास बात है। हाइड्रोजन ही पूरी आवर्त सारणी में एक अकेला ऐसा तत्व है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता। न्यूट्रॉन होता ही नहीं है भाई साहब के पास। ठीक है, तो इसी न्यूट्रॉन नहीं है तभी तो इसका परमाणु भार 1 है, परमाणु द्रव्यमान संख्या 1 है। अगर इसके पास न्यूट्रॉन होता ना तो इसकी परमाणु संख्या, और जो आपकी परमाणु द्रव्यमान संख्या होती ना, वो 2 होती। ये इसकी विशेष बात है, क्योंकि जब अगर मैंने आपको पीछे पढ़ाया था परमाणु भार और परमाणु संख्या, परमाणु, ये चीज मैंने आपको पढ़ाई थी, तो आपको एक चीज बताई थी कि परमाणु क्रमांक, अगर आपको परमाणु द्रव्यमान संख्या निकालनी हो तो परमाणु क्रमांक निकालकर उसका लगभग डबल कर दो, लगभग डबल कर दो, तो आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, एवरेज, लगभग, एक्यूरेसी नहीं बता रहा मैं, लगभग बता रहा हूं। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर 1 होता है। अगर इसके पास न्यूट्रॉन होता ना, किसके पास? हाइड्रोजन के पास, तो इसका भी परमाणु द्रव्यमान संख्या कितनी होती? 2 होती। आगे बात करते हैं। हाइड्रोजन की खोज याद रख लेना, हेनरी कैडेविस ने की थी। किसने की थी? हेनरी कैडेविस ने कब की थी? 1766 में। तो ये भी आपको याद रखना है, किसने की थी? हेनरी कैडेविस। देखो भाई, क्लास की शायद आपको ऐसे लगे कि सर व्हाइट बोर्ड साफ नहीं दिखाई दे रहा, ये वो, तो उसका मेरे पास अभी कोई सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, ये मैटर आपको इतना गहराई से कहीं नहीं मिलेगा, इतना गहराई से, इतना डेडिकेशन के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो क्लासेस को पूरा देखें, आपके क्वेश्चन गलत नहीं हो। हाँ, कल वाली क्लास में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। जो बल्ब की खोज है वो थॉमस एडिसन ने की थी। ठीक है, जेम्स वॉट ने किया था भाप इंजन का आविष्कार, वो थोड़ा सा उसको सही कर लेना। ठीक है, क्या कर लेना? जो आपका बल्ब की खोज है वो थॉमस एडिसन ने की थी, और जो मैंने जेम्स वॉट बताया था वो भाप इंजन का आविष्कार किया था उन्होंने। तो वो थोड़ा सा आप सही कर लेना, क्योंकि वो नाम एक जैसे मेरे माइंड से थोड़ा स्किप हो गए, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। चलिए, डेवी ने कहा, अब डेवी एक और आदमी था। ठीक है, उसने क्या कहा? उसने कहा कि हाइड्रोजन सभी अम्लों का अनिवार्य अंग है, कि जितने भी अम्ल है उसमें हाइड्रोजन होना कंपलसरी है। ये बात डेवी ने बोली थी। डेवी ने क्या बोला? डेवी ने बोला कि जितने भी एसिड हैं, जितने भी एसिड है उसके अंदर हाइड्रोजन पाना, हाइड्रोजन का होना कंपलसरी है। ये भी आपको कमेंटमेंट आपको याद रखनी पड़ेगी। अगली बात है हाइड्रोजन की निर्माण विधि, यानी कि हाइड्रोजन का आप निर्माण कैसे कर सकते हो। ठीक है, या हाइड्रोजन को आप कैसे बना सकते हो, तो वो आप देखते हैं। तो पहली विधि है लाल तप्त लोहा। लाल तप्त लोहा मतलब लोहे को आप इतना गर्म करो कि वो बहुत ज्यादा लाल हो जाए। आप लोहे को इतना गर्म करो, इतना गर्म करो कि वो बहुत ज्यादा लाल हो जाए। अब उस पर आप क्या करो? भाप। क्या? भाप। भाप पानी से बनती है, तो भाप जब आप प्रवाहित करोगे उस पर, तो आपको H2 गैस प्राप्त हो जाएगी। समझ आई? लाल तप्त लोहा, लोहे को लाल तप्त कर लो, उस पर भाप आप प्रवाहित कर दो। जैसे ही आप उस पर भाप प्रवाहित करोगे तो आपको हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो जाएगी। ये समीकरण देख लो। अब लोहे का लोहा क्या होता है? Fe, तो 3Fe। भाप क्या होती है? H2O। 3Fe प्लस 4H2O अगर आप प्रवाहित करोगे तो ये तीर का निशान आपको दिखाता है कि अभिक्रिया हो रही है। सिंगल तीर का निशान तो अनुत्क्रमणीय, Fe3O4 बन जाएगा और हाइड्रोजन के 4 अणु बाहर। ये तीर का निशान इस तरफ बाहर की तरफ होगा तो इसका मतलब कोई भी चीज बाहर निकल रही है। अगर अंदर की तरफ हो तो कोई भी चीज एब्जॉर्ब हो रही है। ये तीर का निशान भी आपको उष्माक्षेपी और उष्माशोषी, या कोई चीज बाहर निकल रही है या अवशोषित हो रही है, उसका भी ज्ञान कराता है। तो इन तीरों के निशानों का भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए, दूसरा है हाइड्रोलिथ जल से अभिक्रिया करने पर H2। ठीक है, हाइड्रोलिथ जल तो CaH2 प्लस H2O, तो ये बनाता है CaOH की ट्वाइस और 4H2O। सोडियम की जल से अभिक्रिया कराने पर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये प्रैक्टिकल भी करवाया जाता है टीचर्स की सावधानी में या उनकी निगरानी में।
सोडियम को याद करो, मैंने आपको बताया था कि सोडियम सर्वाधिक क्रियाशील धातु होती है। सोडियम क्या होती है, इतनी क्रियाशील होती है कि इसे केरोसिन में रखा जाता है। यानी कि ये अगर इसे आप वायु के संपर्क में लाओगे ना, तो ये वायु के संपर्क में, उसमें वायु में क्या होती है, नमी होती है, और नमी में क्या होता है, जल। तो ये वायु के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेती है, इतनी ज्यादा क्रियाशील होती है। अब अगर आप इस सोडियम धातु की अभिक्रिया जल से करवाओगे तो क्या होगा, और ये चीज हम शरारती थे थोड़ा सा, तो हमने ये चीज की थी। ठीक है, सोडियम प्लस H2O। ठीक है, जब इसकी रिएक्शंस करवाते हो, अब ये ऑटोमेटिकली क्रियाशील है, जल के संपर्क में आते ही बहुत तेजी से रिएक्शन करता है, जल के संपर्क में आते ही बहुत ही तेजी से रिएक्शन करता है, और क्या बनाता है, NaOH, और साथ में विस्फोट के साथ हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। एक विस्फोट होता है और उसके साथ हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि सोडियम धातु बहुत ही क्रियाशील धातु होती है। ठीक है, तो A2Na प्लस H2O, NaOH प्लस H2 गैस बाहर। अब है हाइड्रोजन का अधिशोषण। तो हाइड्रोजन का अधिशोषण क्या है वो देख लेते हैं। पैलेडियम जैसी कुछ धातुओं के बारीक चूर्ण से हाइड्रोजन गैस अवशोषित कर ली जाती है। तो बस इसमें हाइड्रोजन का अधिशोषण क्या है कि पैलेडियम जैसी कुछ धातुओं से हाइड्रोजन अवशोषित कर ली जाती है। धातु को गर्म करने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। आप कोई भी मेटल को गर्म करोगे, जैसे आपने लाल तख्त लोहे पर किया था, तो वहां पर तो अधिशोषण का मतलब है कि धातु के गर्म करने से आपको हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो जाएगी, या धातु को गर्म करने से आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। हाइड्रोजन का अधिशोषण, इतनी बात ही है, इसमें कुछ भी नहीं है। तेलों का हाइड्रोजनीकरण, तेलों का हाइड्रोजनीकरण ये पूछा जाता है एक बार, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है तेलों के हाइड्रोजनीकरण से। तो क्या क्वेश्चन बन सकता है, देखें, चलिए देखते हैं। उच्च दाब, तो प्रेशर क्या होना चाहिए आपका, उच्च दाब पर Ni उत्प्रेरक। चलो, दाब क्या है आपका, मैं यहां पर एक रिएक्शन लिखता हूं। प्रेशर क्या है आपका, उच्च, उत्प्रेरक है Ni, उत्प्रेरक। Ni का मतलब यहां पर प्यारे बच्चों निकल से है, किससे, निकल से। मैंने करवाया था कि निकल एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है, की उपस्थिति में वनस्पति तेल, वनस्पति तेल। अब वनस्पति तेल कौन से होते हैं, जो वनस्पति से प्राप्त होते हैं, जैसे नारियल का हो गया, सरसों का हो गया, ठीक है, मूंगफली का हो गया। इस प्रकार के जो वनस्पतिक तेल होते हैं, उनको जब इस तरह से हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। प्रेशर क्या रखेंगे, उच्च रखेंगे, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, उत्प्रेरक होगा निकिल। तो ये वनस्पति तेल किसमें बदल जाएंगे, ये वनस्पति तेल बदल जाते हैं वनस्पति घी में। किसमें बदल जाते हैं, वनस्पति घी में। यही तेलों का हाइड्रोजनीकरण होता है। पूछ लेता है कि वनस्पति तेलों से या वनस्पति घी का निर्माण कैसे किया जाता है, तो तेलों के हाइड्रोजनीकरण से ही किया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, वनस्पति तेलों को वनस्पति घी में तेलों के हाइड्रोजनीकरण से किया जाता है। तो आपको याद क्या रखना है कि प्रेशर क्या होना चाहिए, उच्च, उत्प्रेरक, निकल। तो अब वनस्पति, इनकी उपस्थिति होगी तो वनस्पति तेलों के साथ जुड़कर हाइड्रोजन वनस्पति घी में बदल जाती है। जो आपने देखा होगा ना, मैं किसी कंपनी का मशहूरी नहीं कर रहा, पहले गगन नाम का घी आता था, डालडा घी अपने बोलते थे, और भी बहुत से अलग अलग ब्रांड्स आते हैं, तो वो इन्हीं अभिक्रियाओं के द्वारा बनाए जाते हैं। पर रिक्वेस्ट रहेगी, केमिस्ट्री एक खतरनाक चीज है, तो इसके साथ नहीं खेलना चाहिए। ठीक है, आप घर पे कहो कला भाई अपन बाजारों जाने की जरूरत ही को नहीं, हाइड्रोजन हट करा आप प्रयोग करो, घी बना देंगे, तो ऐसा नहीं करना होता भाई। ठीक है, तो अब हाइड्रोजन का उपयोग तो अन्य गैसों के साथ ईंधन के रूप में बता दिया। हेबर विधि में अमोनिया उत्पादन में, कल बताया था ना हेबर विधि, तो वो यहां पर होगी। गैसोलीन के उत्पादन में, ये याद रख लेना, गैसोलीन के उत्पादन में, धातु को जोड़ने में, गुब्बारे में भरने में। ये तो आजकल के बच्चे भी देखते होंगे, हमने भी देखा था पहले ना, एक गुब्बारे आते थे, एक तो जो मुंह से फुलाते थे वो आते थे। ठीक है, लेकिन पहले एक इस तरह का गुब्बारा आता था, इस तरह का बना हुआ, रेड कलर का होता था भाई, मेलों में मिलता था। तो उसमें ना हाइड्रोजन गैस भरी होती थी, इसके यहाँ पे ऐसे धागा होता था, तो वो जैसे ही आप छोड़ देते थे वो ऊपर की ओर उड़ जाता था। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन गैस हल्की होती है, हाइड्रोजन गैस हल्की होती है, इसलिए वो ऊपर उड़ जाता था। तो गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है, हाइड्रोजन। लेकिन अब नहीं भरी जाती, लेकिन अब इसमें हाइड्रोजन गैस नहीं भरी जाती।
क्यों नहीं भरी जाती? क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस होती है, ठीक है, ज्वलनशील गैस होती है, तो इससे नुकसान होता है। तो इसकी बजाय अब इसमें कौन सी गैस भरना शुरू कर दिया? हीलियम। कौन सी गैस? हीलियम, जो एक अक्रिय गैस होती है। कैसी गैस होती है? अक्रिय गैस होती है। यह भी आपको ध्यान में होना चाहिए। परंतु अब हीलियम का उपयोग किया जाता है द्रव रॉकेट के रूप में। बता दिया कि द्रव हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में किया जाता है। चलिए, उसके बाद में हाइड्रोजन के रूप। तो पहली है आपकी नवजात हाइड्रोजन। नवजात का मतलब नवनिर्मित, अभी अभी जिसका जन्म हुआ है। नवजात हाइड्रोजन का मतलब यही है कि अभी अभी इसका जन्म हुआ है। तो कैसे? रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप किसी यौगिक से तुरंत निकली गैस, बस किसी भी रासायनिक को तुरंत जो हाइड्रोजन गैस निकलेगी वो नवजात हाइड्रोजन होगी। यह आणविक हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील होती है। ये इसकी खास बात है कि नवजात हाइड्रोजन आणविक हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील होती है। ये खास बात है। दूसरी, परमाणविक हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन अणु के विघटन से। क्या खास बात है इसमें? ये H2 है, ये H2 का अणु है। इसको जब तोड़ेंगे तो एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन बन गई। ये परमाणविक हाइड्रोजन हो गई। ठीक है। तीसरा है ऑर्थो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का वह रूप जिसमें हाइड्रोजन के अणु परमाणुओं के नाभिक एक ही दिशा में चक्कर लगाते हैं। इसका मतलब क्या है? ये थोड़ा सा आपको देख लेते हैं। इसमें ये कह रहा है ऑर्थो हाइड्रोजन में कि मान लीजिए ये हाइड्रोजन का अणु है, तो ये एक हाइड्रोजन का परमाणु, ये एक हाइड्रोजन का परमाणु, एक चक्कर इधर लगा रहा है, दूसरा चक्कर इधर लगा रहा है। ठीक है। दोनों एक ही दिशा में चक्कर, दोनों की दिशा क्या है? ये भी इसी दिशा में चक्कर लगा रहा है, ये भी इसी दिशा में चक्कर लगा रहा है। परमाणु के नाभिक एक ही दिशा में चक्कर लगाते हो, पैरा में क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। पैरा में क्या हो जाएगा? उल्टा, एक दूसरे के विपरीत चक्कर लगाते हैं, बस। और कोई खास बात इसमें नहीं है। तो हाइड्रोजन की क्या क्या खास बातें थी आपने देख ही ली है। पैरा में विपरीत लगाएंगे और ऑर्थो में एक दूसरे के साथ एक ही दिशा में, यानी कि एक हाइड्रोजन इस दिशा में चल रहा है तो दूसरा भी इसी दिशा में चलेगा। लेकिन पैरा में एक इधर से आ रहा है तो दूसरा इधर से जाएगा। इस तरीके से चीजें होंगी। तो उम्मीद करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अभी हाइड्रोजन यहां पर खत्म नहीं हुआ है, अभी शायद 1 या 2 क्लासेस हाइड्रोजन की और बनेगी। कल हम शुरुआत करेंगे हाइड्रोजन के समस्थानिक के बारे में कि हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन कौन से होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। उसके बारे में विस्तार से हम देखेंगे। भारी जल के बारे में देखेंगे। तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है ताकि उनका हाइड्रोजन का डाउट क्लियर हो, कोई भी कंसेप्ट उसका न छूटे। उम्मीद करता हूं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और इसी टॉपिक के साथ अगली क्लास में। तब तक आप सभी का धन्यवाद।